राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य, कक्षा 8 हिंदी विषय में पाठ 8 धानों का गीत नामक शीर्षक में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व हम लोगों ने पाठ 7 पढ़ा था इसके पूर्व के वीडियो में, जिसमें जूलिया से संबंधित जूलिया नामक पाठ पढ़ा था। धानों का गीत इस पाठ में प्रस्तुत गीत में किसान की तान में सुर मिलाकर धान, चांदनी एवं गांव के विश्वास को बड़ी ही सरलता से प्रस्तुत किया गया है। कवि ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत किसान के स्वर में बादल का स्वागत करता है। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर, आना जी बादल जरूर। चंदा को बांधेंगे, चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियों, सूरज को सूखी रेत में, आना जी बादल जरूर। आगे पुकारेगी सोनी डगरिया, पीछे झुके बन बेत, संझा पुकारेगी गीली अंखड़ियां, भोर हुए धन खेत, आना जी बादल जरूर। धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, कपेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। धूप ढरे तुलसी बन झरेंगे, सांझ घिरे पर कनेर, पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान दिए की बेर, आना जी बादल जरूर। धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। केदारनाथ सिंह इसके रचनाकार हैं। केदारनाथ सिंह जी के बारे में जान लेते हैं। केदारनाथ सिंह जी का जन्म नवंबर सन 1934 ईस्वी को बलिया जनपद के चकिया गांव में हुआ था। देखिए, यहाँ प्रश्न बन सकता है कि केदारनाथ सिंह जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कई स्थानों पर अध्यापन कार्य करते हुए अंत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रहे। अभी यहाँ से देखो, जमीन पक गई है, अकाल में सारस, बाघ आदि आपके काव्य संग्रह हैं। आपने आरंभ में नवगीतों की रचना की, आगे चलकर आप आधुनिक बोध तथा प्रगतिशीलता से जुड़ गए। सन 2013 में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शब्दार्थ देख लेते हैं। प्राण, प्राण, कलगियों धान की कोमल बालियों, अंखड़ियां आँखें, कनेर पीले रंग का एक फूल। आइए अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, इसके संदर्भ संग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, वैसे इस गीत के माध्यम से माना इसके संदर्भ संग लिखने के लिए आएगा तो किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान दें। सबसे पहले तो जहाँ से जहाँ तक आएगा संकेत लिख करके शुरू के और आखिर के शब्दों को लिख करके बीच में डैश कर देंगे, और इससे ये रहेगा कि हम व्याख्या के लिए जो भाग लिए हैं यहाँ से यहाँ तक लिए हैं। लेकिन अब हम पाठ जब पढ़ रहे हैं तो हमें तो पाठ में पूरे का पूरे को करना रहेगा, लेकिन व्याख्या के लिए परीक्षा में जैसे आएगा, जो पूछा जाएगा उस हिसाब से करेंगे, करना रहेगा। तो आइए सबसे पहले तो देख लेते हैं। संकेत के बाद हम लिखते हैं फिर संदर्भ। संदर्भ में किस प्रकार से लिखते हैं ये तो आप लोग बहुत पहले से ही जानते रहे हैं, पिछले पाठों में और पिछली कक्षाओं में देखते चले आ रहे हैं। संदर्भ लिखने, संकेत के बाद संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी में संकलित पाठ धानों का गीत नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है या लिया गया है। इस गीत के रचयिता या रचनाकार, कविवर या साहित्यकार कविवर केदारनाथ सिंह जी हैं, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित केदारनाथ सिंह जी के द्वारा ये कविता रचित है। ये तो संदर्भ हो गया। प्रसंग के अंतर्गत लिखेंगे
ये लिख सकते हैं। प्रस्तुत गीत में किसान की तान में सुर मिलाकर धान, चांदनी एवं गांव के विश्वास को बड़ी ही सरलता से प्रस्तुत किया गया है। कब ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत किसान के स्वर में बादल का स्वागत करता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं व्याख्या से संबंधित। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में। अब एक चीज देखिए, ये प्राण शब्द, प्राण ये तद्भव है, जबकि इसका तत्सम हो जाएगा प्राण। और ये देखिए खेत जो है, खेत का तत्सम हो जाता है क्षेत्र। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। चंदा का तत्सम हो जाएगा चंद्रमा। हाँ, अब हम व्याख्या देख लेते हैं। लहलाते धान के खेतों को देखकर किसान प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि उसके खेतों में धान होंगे जिनके लिए वर्षा के पानी की जरूरत होने के कारण बादलों को आने का निमंत्रण देता है। चंद्रमा धान की कोमल बालियों पर चांदनी छिटकाएगा और सूरज सूखी रेत पर प्रकाशित होगा। चंद्रमा धान की कोमल बालियों पर चांदनी छिटकाएगा और सूरज सूखी रेत पर प्रकाशित होगा। वर्षा होने के कारण खेत में आगे रास्ते खाली होंगे और बांसों के पेड़ झुके दिखाई देंगे। संध्या समय नमी से आंखें गीली होंगी और सवेरे खेतों में धान लहराता नजर आएगा। जिसके लिए बादलों को आने का निमंत्रण दिया जा रहा है ताकि वर्षा हो सके। धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, कपेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। धूप ढरे तुलसी बन झरेंगे, सांझ घिरे पर कनेर, पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान दिए की बेर। आना जी बादल जरूर, धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। किसान खेतों से हिलते हुए यानी कांपते हुए, कांपने की बात जो कही गई है यहाँ, उनके धान के खेतों में फसलों के हिलने की बात को कही गई है। किसान खेत में हिलते हुए धान को देखकर प्रसन्न होकर कहता है कि हवा चलने पर धान हिलने लगेंगे। पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए बादलों को अनिवार्य रूप से आगमन को निमंत्रण दिया जाता है किसान के द्वारा। धूप ढलने पर तुलसी के पौधे हिलने लगेंगे और संध्या समय कनेर के फूल खिल उठेंगे और ज्वार तथा धान की लहलाती फसलें हिलती नजर आएंगी। फसलों की पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए किसान बादलों को अनिवार्य रूप से आने का निमंत्रण दे रहा है और कहता है कि फसल उनके खेतों में पक जाएगी। प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं कुछ करने को। नंबर 1, यह कविता आना जी बादल जरूर पंक्ति को आधार बनाकर लिखी गई है। इसी प्रकार विद्यालय जाएंगे जरूर को आधार बनाकर 4 पंक्तियों वाली कविता की रचना कीजिए। कविता की रचना जरूर कीजिए विद्यालय जाएंगे जरूर, लेकिन सही बात तो यही है, अभी कोरोना का कहर है, अभी घर में ही रहना, जब तक लॉकडाउन है, जब तक जो है विद्यालय खुले ना, तब तक घर से ही पढ़ाई करते रहिए। लेकिन कविता जरूर लिखिएगा, विद्यालय जाएंगे जरूर। इस कविता को लय के साथ कक्षा में सुनाइए। इस कविता को याद कर लीजिए, अभी घर में ही अपने अभिभावक को सुनाते रहिए। इसे हमें बाद में सुनाइएगा या कक्षा में अपने साथियों को बाद में सुनाइएगा, अभी घर पर घर के लोगों को ही सुनाइए। विचार और कल्पना। बादल और वर्षा कृषक जीवन के आधार होते हैं। लहलाते धान के खेतों को देखकर किसान प्रसन्न हो जाता है। वर्षा ऋतु के कुछ
विशेष नक्षत्रों में वर्षा अधिक होने पर धान की फसल अच्छी होती है। बताइए कि किन नक्षत्रों में वर्षा अधिक होती है। तो ये अपने अभिभावकों के द्वारा करने का प्रयास करिएगा। हाँ, एक चीज़ पीछे अभी जो बताना था वो बताना आवश्यक है। देखिए, ये पूरे के पूरे में अगर देखें तो इसमें जहाँ तक कवि ने इस प्रकार से कहा है, इस प्रकार से व्यक्त किया है, लगता है कि वो जिन बिंदुओं को कह रहा है, जैसे उदाहरण स्वरूप ले लेंगे कि इसमें आया सांझ पुकारेगी, बादल आना जे, डगरिया पुकारेगी, तुलसी बन झरेंगे, ज्वार झरेंगे। ये सारी चीज़ें इस प्रकार से व्यक्त हो रही हैं जैसे लग रहा है कि कोई मानव में जो क्रियाकलाप होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ व्यक्त की जा रही हैं। तो इस प्रकार से ये एहसास हो रहा है कि जैसे यानी कोई मानव के क्रियाकलाप, मानव के व्यवहार को वो व्यक्त कर रहा है। बांधने का कार्य जो है जैसे मानव करता है, ना कि जो है कोई प्रकृति के वस्तुएं करते हैं। और जहाँ पर प्रकृति की वस्तुओं को मानवीय व्यवहार की तरह दिखाया जाता है वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार हो जाता है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, ये रहा चंदा को बांधेगी कच्ची कलगियों। ये जो है यानी देखिए, धान की जो कच्ची वालियाँ हैं वो चंद्रमा को बांधेंगी, और स्वाभाविक है बांधने का कार्य मानव विशेष करता है। तो यहाँ पर देखें मानवीयकरण अलंकार हो जा रहा है। और यहाँ देखें एक चीज़ का ध्यान दें, ये धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे? भाई स्वाभाविक है धान प्राणों से प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? क्योंकि बहुत से लोगों के जीवन का आधार धान ही है। अगर मानव व्यक्ति या हम लोग यानी अगर धान का सेवन ना करें तो कुछ लोग तो मजबूरी बस नहीं कर पाते हैं, लेकिन धान हम लोगों का मुख्य खाद्य अनाज है, खाद्यान्न है। तो निश्चित रूप से यह हमारे प्राणों से भी, प्राण तो हैं ही, प्राण की तरह प्रिय तो हैं ही। आइए देखिए, और यहाँ देख रहे हैं ये जो है कवि जो है किस प्रकार से बादलों को कह रहा है, आना जी बादल जरूर, बादलों को निमंत्रण दे रहा है, बुलावा कर रहा है, अनिवार्य रूप से बुलावा कर रहा है। क्योंकि अगर बादल नहीं आएंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो हमारी फसलें नहीं होगी, धान नहीं होगा। जब धान नहीं होगा तो हमारे बहुत सी जनसंख्या, बहुत से लोग, हमारे बहुत से लोग जो है भूखे रह जाएंगे। यानी अन्न के बिना हम लोग बहुत परेशान होंगे, सभी बहुत परेशान होंगे। इसलिए अनाज का, धान का हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सूरज की सूखी रेत, देखिए आना जी बादल जरूर, आगे पुकारेगी सुनी डगरिया। यहाँ भी देखे पुकारेगी सुनी डगरिया। अब भाई कोई व्यक्ति पुकार सकता है, रास्ता थोड़ी पुकारेगी। पीछे झुके बनवे संध्या पुकारेगी, गीली अंखड़ियाँ। देखिए संध्या समय भी पुकार रही है। ये सब प्रकृति के हैं। तो यहाँ भी मानवीयकरण अलंकार है, यहाँ भी मानवीयकरण अलंकार है। भोर हुए धन खेत, देखे आना जी बादल जरूर आना। और संध्या का मतलब संध्या का समय है। आना जी बादल जरूर, धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे। धान यानी जब धान हवा चलने पर जब धान के पौधे जो है हिलने लगते हैं, धान के फसल हिलने लगती है, उस बात को कभी कह रहा है प्राण कपेंगे। हिलने की बात कह रहे हैं कपेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। धूप ढरे तुलसी बन झरेंगे, सांझ घिरे पर कनेर। यानी संध्या, सांझ का मतलब संध्या, ये तद्भव है, तत्सम हो जाएगा संध्या। और घिरेंगे कनेर, कनेर जो है जो हम लोगों के पास पड़ोस में पीले रंग का एक पुष्प होता है। वैसे लाल कनेर भी होता है, सफ़ेद कनेर भी होता है, ज़्यादातर पीले कनेर देखने को मिलते हैं अपने यहाँ। तो पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, ज्वार भी एक अनाज है। ये देखे ज्वार भी झरेंगे, ये यहाँ भी मानवीयकरण अलंकार है। धान दिए की बेर, देखे दिए जो है
दिए यानी दीपक, ये इसका तद्भव रूप जो है दिया गया है और इसका तत्सम रूप हो जाएगा दीपक। आना जी बादल जरूर, धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में आना जी जरूर। ये शब्दार्थ हैं, इनको भी लिख लीजिएगा। ये अब ये सारी चीज़ें तो हम लोग देख ही चुके हैं, ये दिखे। और विचार और कल्पना, ये कुछ नक्षत्र ऐसे वैसे देखा जाए तो बारिश तो हर महीने में होती रहती है, लेकिन कुछ नक्षत्र विशेष ऐसे होते हैं जिसमें बारिश होती ही रहती है। इसे अपने अभिभावक से पता करके जानकारी करिएगा कि कौन कौन से नक्षत्र हैं जिसमें अधिक वर्षा होती है। चलिए एक नक्षत्र हम भी बता दे रहे हैं, वर्षा वर्षा जिसमें बहुत अधिक होती है, वह है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र, लेकिन कुछ और नक्षत्र हैं उनमें पता करिएगा, उनके बारे में और पता करने की कोशिश करिएगा। बादल का स्वागत कौन कौन और कब कब कर रहा है? बादल का स्वागत किसान भोर, सुबह, धूप ढलने पर, संध्या समय में, पूजा की बेला में, इन सब के समय में वो कर रहा है। किसान बादलों का स्वागत कर रहा है। किसान बादलों का स्वागत सुबह, दोपहर, संध्या समय, पूजा की बेला में, यानी हर समय तो वो कर रहा है स्वागत बादलों का। पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। कहा है, चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियों, सूरज को सूखी रेत में। चंद्रमा की चांदनी धान की कोमल बालियों पर और सूरज सूखी रेत में प्रकाशित होगा। सांझ पुकारेगी गीली अंखड़ियां, भोर हुए धन खेत। संध्या समय नमी से आंखें गीली होंगी और सुबह खेत दिखाई देंगे। यहाँ भी मानवीयकरण अलंकार है, देखें। पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे धन दिए बेर। प्रातः काल में ज्वार और रात्र में धान के खेत लहराएंगे। नंबर 3, धान को प्राण क्यों कहा गया, समझा कर लिखिए। धान को प्राण इसलिए कहा गया क्योंकि संसार में एक बड़ी जनसंख्या के भोजन का आधार चावल ही है। ये बात तो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। नंबर 4 देखें, धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, और धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे। इन तीनों पंक्तियों के भावार्थ की तुलना करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि उगेंगे, कपेंगे और पकेंगे से क्या आशय है। तो धान के उगने से और धान के लहराने से है। उगेंगे, कपेंगे से तात्पर्य देखें, उगेंगे से तात्पर्य है धान के उगने से है, और कपेंगे से तात्पर्य है धान के लहलाने से है, और पकेंगे से तात्पर्य है धान के पकने से ही आशय है। तो अब आ जाती है बात भाषा की बात। भाषा की बात, जहाँ प्रकृति की वस्तुओं को मानवीय व्यवहारों की तरह दिखाया जाता है, वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। यहाँ अलंकार नहीं लिखा गया है, लेकिन वो मानवीयकरण अलंकार ही है, होता है। जैसे संध्या पुकारेगी, इसी तरह कविता में मानवीयकरण के अन्य उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। तो जैसे उदाहरण स्वरूप ले लें, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, सांझ पुकारेगी, बादल आना जी, डगरिया पुकारेगी, तुलसी बन झरेंगे, ज्वार झरेंगे। इन सब में मानवीयकरण अलंकार है। नंबर 2, कविता में अनेक तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे प्राण और चंदा। इनका तत्सम रूप क्रमशः प्राण और चंद्रमा है। कविता में आए अन्य तद्भव शब्दों को छांटिए तथा उनका तत्सम रूप लिखिए। तो अगर देखा जाए तो इनके तत्सम रूप इस प्रकार से हैं, जैसे सूरज शब्द ऊपर हम लोगों को कविता में मिला, तद्भव और तत्सम लिख लेते हैं, तद्भव और तत्सम। तो ऊपर हम लोगों को सूरज मिला जिसका होता है सूर्य, और सूखी मिला था शब्द, सूखी का होता है शुष्क,
और ऐसे ही खेत शब्द मिला था। खेत जो है तद्भव है, और क्षेत्र जो है खेत का क्षेत्र हो जाएगा जो तत्सम है। सांझ आया था, सांझ का हो जाता है संध्या। दिए आए थे, जिसका तत्सम हो जाएगा दीपक। इस प्रकार से ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।